नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे 14 मई से लेकर 21 मई तक की पूरी इसमें करंट अफेयर है। ये राजकुमार जी ने जो समरी देना चालू की थी सेकेंड वीक ऑफ मई से, पहले दी थी 7 से 14 मई और उसी की सीरीज में है ये 14 से 21 मई तक की पूरी समरी है। ये जितनी भी करंट अफेयर्स है सब इसमें समराइज किया गया है पूरा। थोड़ा सा लेट जरूर हो गया क्योंकि पहले जो उन्होंने फैक्ट दिए थे कुछ उसमें से डिस्प्यूटेड थे, तो राजकुमार जी ने फिर से एफर्ट लगाए और फिर से समरी बनाई। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। हिंदी मीडियम के लिए स्पेशल है ये। ठीक है, सबसे पहला जो इसमें करंट अफेयर है वो ये है कि मेरिल बोन क्रिकेट क्लब जो है उसकी आजीवन सदस्यता पाने वाले 5वें खिलाड़ी कौन बने हैं? वो बने हैं वीवीएस लक्ष्मण। और इस जो क्लब है ये मेरिल बोन क्लब, ये इसकी स्थापना हुई थी 1787 में लंदन में हुई थी। अभी तक एमसीसी की सदस्यता 5 भारतीय खिलाड़ियों को मिली है और 5 में 4 पहले थे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, जहीर खान, और 5वें बने हैं वीवीएस लक्ष्मण। इनको आजीवन सदस्यता मिली है एमसीसी क्लब की। सेकंड करंट अफेयर है आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना के एक्शन प्लान का क्या नाम है? इसका नाम है आबादी में घेरो और जंगल में मारो। तो ये पूछा जा सकता है कि आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना ने अभी एक एक्शन प्लान बनाया है, उसका क्या नाम है? आबादी में घेरो जंगल में मारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने शशांक मनोहर को कब तक आईसीसी के स्वतंत्र चेयरमैन के पद पर बने रहने की घोषणा की है? वो करी है जून 2018 तक। तो जून 2018 तक अब ये आईसीसी के इंडिपेंडेंट चेयरमैन बने रहेंगे शशांक मनोहर। उसके बाद है कि नेपाल में कितने वर्षों बाद स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न हुआ? ये 20 सालों बाद। देखिए इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा देश है जहां पे 20 सालों बाद स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न हुआ? वो है नेपाल। उसके बाद ये है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने स्थानीय उद्यमियों के लिए दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना की शुरुआत की? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, ये अभी हुआ है। तो दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना की शुरुआत किसने की? अरुणाचल प्रदेश ने की स्थानीय उद्यमियों के लिए। उसके बाद है किस राज्य में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लागू की जा रही है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। फिर देखिए कुलभूषण जाधव के बारे में तो मैं आपको पहले ही पूरा वीडियो बना के बता चुका हूँ। आईसीजी में केस हो गया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि हेग बेस्ड है, और वहाँ पे मामले की सुनवाई चल रही। भारत पाकिस्तान 18 साल बाद आमने सामने आ गए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। इससे पहले भारत पाकिस्तान आए थे अगस्त 1999 में, जब कच्छ क्षेत्र में पाकिस्तानी नौसेना विमान अटलांटिक को मार गिराने से संबंधित मामले में दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आए थे। ठीक है, तो इससे पहले 1999 में आए थे पाकिस्तान इंडिया, और अब आ गए हैं कुलभूषण जाधव जी के मामले में, जो कि इंडियन नेवी के ऑफिसर थे, जिनको कि पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने वहाँ पे फांसी की सज़ा दी थी, और उसी के रिलेटेड है क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं थे और उनको कॉन्सुलर एक्सेस नहीं मिल रहा था। मैं पूरा बता चुका हूँ। वियना एक कन्वेंशन होता है, उसके तहत ये है कि अगर जो भी देश का पकड़ा गया है कोई भी, अगर ऐसा किसी भी मामले में, तो उसको कॉन्सुलर एक्सेस होना चाहिए, उसको वहाँ के जो भी डिप्लोमेट्स हैं उनकी एक्सेस होनी चाहिए, लीगल उसको भी अधिकार है। तो भारत ने जो कुलभूषण यादव का मामला है वियना संधि के अनुच्छेद 36 के आधार पर दाखिल किया था, और अनुच्छेद 36 ये बोलता है कि विदेशी नागरिकों को कानूनी मदद सुनिश्चित करने का अधिकार है। तो जो अनुच्छेद 36 है वियना संधि का, वो विदेशी नागरिकों को कानूनी मदद सुनिश्चित करता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसने बोला है कि अब 18 मई को ये जो इसका फैसला है उसमें बोला है कि जब तक उसमें कोई केस चलेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तब तक आप फांसी पे रोक लगाइए। आईसीजे की जिस बेंच ने किया था ये डिसीजन, उसमें 11 सदस्य थी वो, और इस पीठ की अध्यक्षता किसने की थी? रोनी अब्राहम ने। और ये मामले को कोर्ट में भारत की तरफ से रखा था भारतीय अधिवक्ता हरीश साल्वे ने, और पाकिस्तान की तरफ से अधिवक्ता थे खबर कुरैशी। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वनडे क्रिकेट में बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं। अभी इंडिया की टीम ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए, जैसे दीप्ति शर्मा ने महिला वनडे क्रिकेट में दूसरी सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेली है इसमें। तो दीप्ति शर्मा ने महिला वनडे क्रिकेट में दूसरी सबसे बड़ी इंडिविजुअल इनिंग खेली है, और ये बन गई है दूसरी सबसे बड़ी इंडिविजुअल इनिंग खेलने वाली विश्व की दूसरी महिला बल्लेबाज बनी है। नंबर 1 पे कौन है? और ये दीप्ति शर्मा, ये आगरा की है, यूपी की, तो ये आप याद रखिएगा, यूपी पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें आगरा के लिए हैं, ये आगरा की हैं, और ये इन्होंने आयरलैंड के खिलाफ बनाई थी, 188 रन की पारी खेली। सबसे ज़्यादा जो इंडिविजुअल अगर आप महिलाओं में देखें तो वो किसके नाम है? बेलिंडा क्लार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने 1997 में बनाए थे। डेनमार्क के खिलाफ 229 रन बनाए थे। तो नंबर 1 पे
ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क है। नंबर सेकंड पे आ गई दीप्ति शर्मा इंडिविजुअल इनिंग्स के मामले में। कुछ और भी रिकॉर्ड बने हैं इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला वनडे क्रिकेट में पहला दोहरा शतक लगाने वाली ये भी तो वही हैं, बेलिंडा क्लार्क ही हैं, वो जो ऑस्ट्रेलिया की हैं। उन्होंने 229 बनाए थे, तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में महिला की तरफ से पहला दोहरा शतक उन्होंने लगाया था। दीप्ति शर्मा और पूनम राउत ने की जोड़ी ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है। इसी मैच में पहले विकेट के लिए विश्व की सबसे बड़ी साझेदारी का जो रिकॉर्ड बनाया है वो दीप्ति शर्मा और पूनम राउत ने बनाया है। 320 रन बनाए महिला मैच में, तो ये अभी तक की हाईएस्ट पार्टनरशिप है अगर आप देखें वुमेन क्रिकेट में। और इसी मैच में महिला वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया का सर्वोच्च स्कोर भी बना है 358 रन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था ये वुमेन क्रिकेट के लिए, इंडिया के लिए, कि दीप्ति शर्मा सेकंड हाईएस्ट इनिंग भी खेली इन्होंने, और ये जोड़ी ये हाईएस्ट पार्टनरशिप का भी रिकॉर्ड बना दिया आयरलैंड के खिलाफ। और ऊपर से इंडिया ने अब इतना हाईएस्ट स्कोर भी कर लिया वुमेन क्रिकेट में 358 वनडे में। उसके बाद एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी 2017 दिल्ली में हुई थी। इसमें देखिए भारत 5th नंबर पर रहा है, ये कर्सर देखते यही जहाँ भी जा रहा है। तो इसमें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 10 पदक जीते हैं, 1 गोल्ड है, 5 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज हैं। नंबर 1 पे जापान, फिर सेकंड पे ईरान। भारत मतलब कुल मिला के 5वें स्थान पर रहा है। और स्वर्ण किसने जीता? बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में, और हराया था इन्होंने ली से युंगचुल दक्षिण कोरिया के को। और भारत का अंतिम पदक किसने जीता? सुमित कुमार ने रजत 125 किलोग्राम वर्ग भाग में जीता था। और ये है मतलब कुल मिला के मेन इसमें समरी। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2017 कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। भारत की क्या पोजीशन है? 5th पोजीशन। भारत ने कितने मेडल जीते? 10, 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। तो ये याद रखना है आपको। तीरंदाजी विश्व कप 2017 कहाँ पे हुआ? संघाई में हुआ, तो ये आप याद रख सकते हैं। और इसमें भारतीय जो पुरुष कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष में टीम में थे अमनजीत सिंह, चीना राजू श्रीधर और अभिषेक, और इन्होंने कोलंबिया टीम को हराया। तो तीरंदाजी जो विश्व कप हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? शंघाई में हुआ था। इसमें कौन जीता स्वर्ण? मतलब इंडिया ने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता और कोलंबिया को हराया। फिर ये INS दर्शक है, ये भारतीय नौसेना का जल विज्ञान सर्वेक्षण जहाज है ये INS दर्शक, तो ये आप याद रख सकते हैं। और इस जहाज ने श्रीलंका के वेलीगामा खाड़ी और दक्षिणी तट का सर्वेक्षण किया, तो ये आप याद रखिए। INS दर्शक क्या है? भारतीय नौसेना का जल विज्ञान सर्वेक्षण जहाज है। देखिए इसमें यूपी स्पेशल करंट अफेयर भी है, क्योंकि राजकुमार जी यूपी स्पेशल और यूपी PCS के लिए भी करंट अफेयर लाते हैं वो, तो लास्ट में वो। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने अपने सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक बांग्ला भाषा पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो वो है पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल ने अपने जितने भी स्कूल हैं 1 से लेकर 10 तक में उसमें बांग्ला लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, अनिवार्य कर दिया है उसमें, ठीक है। फिर किस देश में हैजा फैलने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई? ये यमन में की गई। तो यमन में हैजा फैलने के बाद इमरजेंसी लगा दी गई। उसके बाद किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सिख प्रवासी के खिलाफ फैसला सुनाया जिसमें कि वो अपने पास औपचारिक रूप से चाकू या फिर जो कृपाण होता है वो रखना चाहता था? तो इटली ने सुनाया ये। तो इटली की सुप्रीम कोर्ट ने सिख प्रवासी के खिलाफ फैसला सुनाया कि जिसमें कि वो लोग चाकू अब नहीं रख पाएंगे, इसके खिलाफ फैसला है ये। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने एडवर्ड फिलिप। फिर क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई, उसके अनुसार 2050 तक हर 5वां भारतीय 60 साल से अधिक आयु का होगा। तो ये पूछा जा सकता है कि किसकी रिपोर्ट के हिसाब से 2050 तक हर 5वां भारतीय 60 साल का होगा? तो वो है रिपोर्ट क्रिसिल की। फिर ये है बियॉन्ड विजुअल रेंज, ये डर्बी मिसाइल है, हवा से हवा, एयर टू एयर है ये। और इस मिसाइल का सफल परीक्षण किससे किया गया? तेजस विमान से किया गया है। बियॉन्ड विजुअल रेंज डर्बी मिसाइल है, हवा से हवा है, हवा से हवा मार करने वाली है, और सफल परीक्षण किससे किया गया है? तेजस विमान से। फिर फिलीपींस के राष्ट्रपति ने अभी भारत दौरा किया है। उनके राष्ट्रपति कौन है? फिलीपींस के महमूद अब्बास। 5 समझौते हुए। विश्व का सबसे लंबा केबल सस्पेंशन ब्रिज ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? जर्मनी में। तो विश्व का सबसे लंबा केबल सस्पेंशन ब्रिज है जर्मनी में, इसकी लंबाई है 458 मीटर। फिर भारत सरकार की जो उजाला योजना है उसको भारत से बाहर किस देश में लागू किया जा रहा है? ये किया जा रहा है ब्रिटेन में। तो ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा स्पेसिफिक भी है। तो इंडियन गवर्नमेंट की जो उजाला स्कीम है उसको ब्रिटेन में भी लागू किया जा रहा है। उसके बाद है फिर यूग्मो
कोकल ये कंजुगेट टीका ये किस बीमारी से बचाव के लिए प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है मेनिंजाइटिस निमोनिया से बचाव के लिए। तो यूमोकोकल कंजुगेट टीका ये मेनिंजाइटिस निमोनिया से बचाव के लिए प्रारंभ किया गया। फिर विश्व का सबसे व्यस्ततम मतलब बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन बन गया है? मुंबई एयरपोर्ट बन गया है नंबर 1 पे। मतलब इस समय जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से वर्ल्ड का जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वो मुंबई एयरपोर्ट है। सेकंड नंबर पे है गैटविक एयरपोर्ट लंदन का। फिर है इसमें ये पूछा जा सकता है कि ई सनद परियोजना को प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन बना? तेलंगाना। और इसका जो उद्देश्य यही है कि कैशलेस संपर्क रहित दस्तावेजी प्रमाणन सेवाएं प्रदान करना। मतलब कि कैशलेस अगर ये जो कॉन्ट्रैक्टर हो उससे रिलेटेड जो भी है ये प्रमाणन जो भी सेवाएं होंगी रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस और जो ये करते हैं तो ये ई सनद सबसे पहले कहाँ किया गया है? पहला राज्य तेलंगाना में। उसके बाद है पुरातत्व विज्ञानियों ने 110 मिलियन पुरानी डायनासोर की मम्मी की खोज किस देश में की? यह है कनाडा में की गई है। फिर जुन मित्सुहाशी ये टेनिस खिलाड़ी हैं जापान के और ये इन पर मैच फिक्सिंग के आरोप में आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये एक बार याद रखिएगा कि बैंक एग्जाम में पूछा जा सकते हैं कि किस जापान के किस खिलाड़ी पर लगाया गया है अभी मैच फिक्सिंग के आरोप में आजीवन प्रतिबंध। तो ये हैं जुन मित्सुहाशी। फिर GP3 रेस में जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? अर्जुन मैनी बेंगलुरु के हैं ये और अगली जो GP3 रेस होगी वो ऑस्ट्रिया में खेली जाएगी। उसके बाद मैड्रिड ओपन टेनिस खिताब ये जीता है राफेल नडाल ने डोमिनिक थीम को हरा के। स्पेनिश ग्रांड प्री जो खिताब है फार्मूला 1 का वो जीता है लुइस हैमिल्टन ने सेबेस्टियन वेटेल को हरा के। फिर 11वां जो ICC महिला विश्व कप 2017 में होगा वो होगा इंग्लैंड में और इसमें इंडिया की तरफ से कैप्टन कौन होंगी? मिताली राज 24 जून से 23 जुलाई तक। तो 11th ICC जो वुमेन वर्ल्ड कप होगा 2017 का वो इंग्लैंड में होगा। फिर है नेक्स्ट की RBI ने किस बैंक के बिजनेस एक्सपेंशन मतलब कि बढ़ाने के लिए रोक लगा दी है? यूको बैंक के बिजनेस एक्सपेंशन पर रोक लगा दी क्योंकि इस पर लगातार NPA बढ़ता जा रहा था उसकी वजह से नुकसान होता जा रहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको कि किस राज्य ने अभी एक नए मतलब एक अलग 24x7 मतलब 24 घंटे चलने वाले DD चैनल की घोषणा की है? तो वो है झारखंड। तो झारखंड ने एक अलग 24 घंटे DD चैनल की घोषणा की है चैनल की। फिर फोर्ब्स द्वारा जारी की गई ग्लोबल गेम चेंजर्स की सूची में पहला स्थान किसको मिला है? तो ग्लोबल गेम चेंजर्स की सूची में पहला स्थान मिला है मुकेश अंबानी को और सूची में 25 लोगों को शामिल किया गया था। फिर हवासोंग 12 ये उत्तर कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल है ज़मीन से ज़मीन। मिस अमेरिका 2017 किसको चुना गया है? कैरा मैक्यूलॉक को। 2016 में कौन जीता था? देशोना बार्बर। फिर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई कि भारत की GDP 2018 तक 8% हो जाएगी। फिर ये कुछ ऑबिट्यूरी हैं। निधन है अनिल माधव दवे का निधन हो गया है। ये केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री थे और ये उनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। अब ये सौंपा गया है किसको? डॉक्टर हर्षवर्धन को। रीमा लागू को तो आप जानते ही होंगे, यूट्यूब में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे थी ये। हिंदी सिनेमा में माँ के किरदार के लिए सलमान खान की मम्मी बनती थी ज़्यादातर ये। इनका भी निधन हो गया। बॉलीवुड की माँ भी कहा गया इन्हें। फिर रामास्वामी पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हो गया है। मानिक दलाल ये एयर इंडिया के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे, इनका भी निधन हो गया है। रोजर मूर जो कि एक ब्रिटिश अभिनेता थे और ये जनरली जो जेम्स बॉन्ड फिल्मों में जो किरदार निभाते थे तो जेम्स बॉन्ड निभाने के लिए काफ़ी फेमस थे। रोजर मूर ब्रिटिश अभिनेता थे और इनका भी निधन हो गया है। 1927 में जन्मे थे ये। 2 बार भारत आए थे ये और इनकी कुछ प्रमुख फिल्में द स्पाई हु लेट मी और लिव एंड लेट डाई। द स्पाई हु लव्ड मी एंड द लिव एंड लेट डाई। तो ये रोजर मूर मतलब जो जेम्स बॉन्ड के लिए काफ़ी फेमस थे, उनका भी निधन हो गया है। फिर नेक्स्ट है कि प्रथम भैरव सिंह शेखावत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है? पवन कुमार चामलिंग को मिला है। फिर नेक्स्ट है कि देश के किस पसंदीदा वाटरफॉल को श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड 2017 से नवाजा गया? तो ये किसको नवाजा गया? रने वाटरफॉल जो कि मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। भारत सरकार ने कितने नए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है? 94 ने खोलने का निर्णय लिया है। फिर अमेरिका की प्रतिष्ठित नेशनल जियोग्राफिक
की बीई प्रतियोगिता जीतने वाला भारतवंशी छात्र कौन है? प्रणय वर्धा। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग दो जो 20 मई तक है वो उनमें नंबर 1 फिर से इंडिया हो चुका है टेस्ट में, और नंबर 2 पे दक्षिण अफ्रीका, 3rd पे ऑस्ट्रेलिया। फिर ये 18वां त्रिवार्षिक भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ? कानपुर में हुआ था ये। भारतीय मजदूर संघ का 18वां त्रिवार्षिक 3 साल में होता है ये, और इसकी थीम थी कुशल मजदूर समृद्ध भारत। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड डाइजेस्टिव साइंसेज संस्थान का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? सोनारपुर, पश्चिम बंगाल में। फिर विश्व वन जीव कोष यानी कि WWF की रिपोर्ट के अनुसार समुद्री जो पशु है वक्विटा मरीना, ये विलुप्त हो सकता है 2018 तक, और ये समुद्री पशु कहाँ पे पाया जाता है? मैक्सिको में पाया जाता है। तो वक्विटा मरीना ये 2018 तक विलुप्त हो सकता है, और ये मैक्सिको में पाया जाता है। फिर M777 हॉविट्जर जो तोप है वो भारत किस देश से आयात कर रहा है? अमेरिका से आयात कर रहा है। M77 हॉविट्जर तोप, और भारत इससे 145 तोपें खरीदेगा। फिर किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व का सबसे पतला होलोग्राम बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने विश्व का सबसे पतला होलोग्राम बनाया है। फिर है कि नेक्स्ट कि किस देश की संसद ने बुर्के पर प्रतिबंध लगाया? तो ऑस्ट्रिया की संसद ने बुर्के पर प्रतिबंध लगाया। ये देखिए यूपी PCS में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते रहते हैं। फिर नासा द्वारा आयोजित क्यूब्स इन स्पेस नामक कार्यक्रम ये द्वारा किस भारतीय छात्र की सैटेलाइट का चयन किया गया? तो एक नासा ने प्रोग्राम किया था क्यूब्स इन स्पेस, और इसमें एक भारतीय छात्र का सैटेलाइट चयन किया गया, उसका नाम है रिफत शाहरुख, और ये सैटेलाइट को कलाम सैट तमिलनाडु का नाम दिया गया है इनको। वजन है इसका 64 ग्राम। फिर केंद्र सरकार की योजना उड़ान के तहत लाइसेंस हासिल करने वाला, देखिए उड़ान जो उड़े देश का आम नागरिक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, 2,500 रुपये तक मैक्सिमम किराया होगा 500 किलोमीटर तक के लिए। उसमें फिर ये पहला निजी एयरलाइन किसको मतलब लाइसेंस हासिल करने वाला पहला निजी एयरलाइंस कौन बन गया है? टर्बो मेधा एयरवेज। फिर नेक्स्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो सफ़ेद बर्फ थी अंटार्कटिक पे, उसका रंग बदल रहा है, और रंग कैसा हो रहा है? हरा रंग हो रहा है इसका, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। फिर किस वैश्विक कार ब्रांड ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा की? शेवरलेट ने, जो कि जनरल मोटर्स की ब्रांड है। फिर किस राज्य में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की मंजूरी प्रदान की? किस राज्य में? असम में। फिर है नेक्स्ट कि किस राज्य के 89 गाँवों को शहरीकृत दर्जा देकर उनको लैंड पूलिंग पॉलिसी में शामिल किया गया है? वो दिल्ली के 89 गाँव हैं, उनको लैंड पूलिंग पॉलिसी में शामिल किया गया है शहरीकृत दर्जा देकर, और इसके तहत गाँवों का जो ग्रामीण क्षेत्र का दर्जा समाप्त हो गया और उनको शहरी क्षेत्र घोषित किया गया है, अर्बनाइज्ड घोषित किया गया है। फिर नेक्स्ट है, ये तो आपको जानते ही होंगे, ईरान में हसन रूहानी फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं दूसरे बार, इब्राहिम रईसी को हराया था इन्होंने। भारत के फिर किस शहर में डॉक्टरों ने पहली बार गर्भाशय का सफल प्रत्यारोपण किया? तो वो पुणे में किया है सबसे पहले। फिर एनजीटी ने किस नदी के किनारे खुले में शौच करने पर और कचरा डालने पर प्रतिबंध लगाया? यमुना के किनारे ये कचरा डालने पर और खुले में शौच करने पर प्रतिबंध लगाया, और एनजीटी के चेयरपर्सन है जस्टिस स्वतंत्र कुमार। फिर नेक्स्ट है कि किस देश ने सरकारी स्कूलों में दाखिल होने से पहले बच्चों के लिए 12 टीकाकरण अनिवार्य किया? वो है इटली। फिर एक बुक आई है मेटाफिजिक्स मोरल्स एंड पॉलिटिक्स, उसके लेखक है अमल कुमार मुखोपाध्याय। फिर ये थोड़ी न्यूज़ है ये पर्वतारोहण से रिलेटेड। तो लेकपा शेरपा ये महिला हैं, ये नेपाली पर्वतारोही हैं, और इन्होंने 8वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया है, और महिलाओं में सबसे ज़्यादा बार एवरेस्ट फतेह करने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, लेकपा शेरपा नेपाली पर्वतारोही। और पुरुषों में सबसे ज़्यादा किसके नाम है? सबसे ज़्यादा एवरेस्ट पर फतेह करने का नाम अपा शेरपा, सुपर शेरपा भी बोलते हैं, और उन्होंने 21 बार किया है। महिलाओं ने में 8 बार किया है लेकपा शेरपा ने, और जो पुरुषों में सुपर शेरपा हैं इनका नाम है अपा शेरपा, और ये 21 बार किया है इन्होंने। फिर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भाला फेंक का कोच किसको नियुक्त किया गया है? यूवे होवेन को, जर्मन के हैं ये। फिर अंशु जमसेपा, ये देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नाम, ये भारतीय पर्वतारोही हैं और अरुणाचल प्रदेश की हैं। इन्होंने 5 दिन में 2 बार लगातार माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने का रिकॉर्ड किया है। ये नाम जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंशु जमसेपा ये भारतीय पर्वतारोही हैं
अरुणाचल प्रदेश के 5 दिन में लगातार 2 बार एवरेस्ट फतेह किया है इन्होंने। और ये 5 दिन में लगातार 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है और अब तक इन्होंने 5 बार एवरेस्ट फतेह किया है। फिर है नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? जैकलीन फर्नांडिस। फिर भारत का पहला एक्वेटिक रेनबो टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि सजावटी मछली पार्क कहाँ बनाया गया है? चेन्नई में बनाया गया है। इसके लिए एक एक्वेटिक शो भी हुआ था और वो हुआ था बेंगलुरु में, कर्नाटक में। और इंडिया अगर आप देखें तो ये जो आर्टिफिशियल फिशिंग के लिए नंबर 2 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये। उसके बाद नियुक्ति हुई है वीके सारस्वत की जवाहरलाल नेहरू के चांसलर, पहले कस्तूरी रंगन थे। फिर भारत सरकार ने 700 मेगावाट के कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है? 10। फिर एक IRCTC का सर्वे हुआ था, उसमें रेलवे स्टेशनों में साफ सफाई की स्थिति के आधार पर कराया गया था, तीसरा सर्वे था। तो IRCTC की सर्वे के हिसाब से सबसे जो स्वच्छ स्टेशन है रेलवे वो है विशाखापत्तनम, और ये सबसे गंदा वाला इन्होंने नहीं लिखा है, आप बता दीजिएगा वरना मैं कमेंट पे लिख दूंगा। तो सर्वे में कितने स्टेशनों की संख्या, सर्वे में कितने स्टेशन शामिल किए गए थे? 407। तो IRCTC का जो सर्वे हुआ था उसमें सबसे स्वच्छ स्टेशन है विशाखापत्तनम और इसमें 407 स्टेशनों में सर्वे किया गया था और दो श्रेणियों में बांटा गया। इसमें A1 में 75 और A में 332 स्टेशन है, या फिर आप बताइए, इसको ढूंढ के जल्दी से कमेंट करिएगा। इस सर्वे को IRCTC के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया था। फिर किस भारतीय वैज्ञानिक को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में योगदान हेतु प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार मिला? यह है श्रीनिवास कुलकर्णी को। फिर है नेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बैठक कहाँ संपन्न हुई? नई दिल्ली में हुई थी। और इसका थीम क्या था, विषय क्या था इसका? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मेकिंग इंडिया रेजिलियंट बाय 2030। तो एक बार आप देख लीजिए, क्या पता आपको वहाँ पे 3-4 ऐसे दिए हों, तो कम से कम एक बार आप देखेंगे तो याद रहेगा। नेक्स्ट है फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 में संशोधन के बाद किस धारा के तहत अनुमति लेकर स्मारक के प्रतिबंधित क्षेत्र में भी निर्माण किया जा सकेगा? तो वो है धारा 20A, मतलब आर्टिकल 20A के तहत अब जो प्रतिबंधित है, जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड जो भी एरियाज है वहाँ भी निर्माण किया जा सकेगा, ये है मेन। दक्षिण कोरिया का सबसे प्रतिष्ठित मानव अधिकार पुरस्कार जिसका नाम है ग्वांगजू पुरस्कार 2017, उसके विजेता कौन है? जाटुपुटी बूनपट्टा रक्स, थाईलैंड के हैं ये। फिर अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की वार्षिक बैठक 2017 में भारत में आयोजित की गई। कहाँ पे की गई? गांधीनगर, गुजरात में। और इसका विषय क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर फॉर वेल्थ इन अफ्रीका। तो ये आप याद रखिएगा, अफ्रीकन डेवलपमेंट की जो ईयरली 2017 के लिए बैठक थी भारत में गांधीनगर में की गई। फिर BSNL ने कितने कंपनियों के साथ समझौता किया है? डिज्नी इंडिया, मोबीक्विक और फेसबुक। और ये समझौता ग्राहकों को मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया है। फिर ये देखिए, इसरो को जो 2014 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2014 का अभी दिया गया है, 5-6 दिन पहले। तो इसरो को मिला था, याद रखिएगा आप। इंदिरा गांधी तो पीस वाला जो है पुरस्कार वो इसरो को मिला है। फिर नौसेना संयुक्त अभ्यास है सिम्बेक्स, ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है। इंडिया और सिंगापुर के बीच में ये मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है। फिर एक एरा रोबोट है, इसको HDFC बैंक ने कस्टमर की हेल्प करने के लिए ये रखा है और ये रोबोट 7 अलग अलग तरह की सेवाएं देगा। इसका पूरा नाम है इंटेलिजेंट रोबोटिक असिस्टेंट, यानी कि IRA। तो इंटेलिजेंट रोबोटिक असिस्टेंट। और ये देखिए, भारत का पहला जो बैंकिंग रोबोट था वो उसका नाम था लक्ष्मी, और लक्ष्मी रोबोट को चेन्नई में लॉन्च किया गया था। और ये इरा रोबोट अभी HDFC ने किया है। फिर नासा ने एक नए जीवाणु की खोज की और इस जीवाणु का जो नाम है भारत के ये APJ अब्दुल कलाम सर के नाम पे रखा जाएगा। इसका नाम रखा गया है सॉलिबेसिलस कलामी। तो ये आप याद रख सकते हैं कि नासा में एक जीवाणु खोज की गई, उसका नाम अब्दुल कलाम सर के ऊपर रखा गया है। फिर तेजस एक्सप्रेस अभी मुंबई से गोवा तक स्टार्ट हो गई है और इसका जो किराया है नॉर्मल शताब्दी से करीबन 20% ज़्यादा होगा, 200 किलोमीटर तक मैक्सिमम जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा इसमें सेवाएं दी गई हैं। फिर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा घोषित विश्व की 5 सबसे घातक जो मौसमी घटनाएं थी
उसमें भारत के किस शहर की ओलावृष्टि को स्थान दिया गया? तो इंडिया की जो मुरादाबाद में ओलावृष्टि हुई थी उसको स्थान दिया गया है 5 सबसे घातक मौसमी घटनाओं में। तो 5 और जो अन्य जो 4 मौसमी घटनाएं वो कौन कौन सी? 1970 में पूर्वी पाकिस्तान में यानी कि बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान आया था। 1989 में बांग्लादेश में टॉर्नेडो तूफान आया था। 1994 में मिस्र के ड्रोंका में बिजली की जो घटना हुई थी। उसके बाद रोडेशिया में यानी कि वर्तमान जिम्बाब्वे में बिजली की घटना। तो ये 4 और इंडिया के मुरादाबाद में जो ओलावृष्टि हुई थी, इन पांचों को बोला गया है कि ये विश्व की 5 सबसे घातक मौसमी घटनाएं हैं। फिर इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट खिताब जीता है ये अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने, और महिला जीता है ये उप विजेता है इसके नोवाक जोकोविच सर्बिया के। महिला वाला जीता है यूक्रेन की इलिना स्वितोलिना ने। फिर 38th जो फेडरेशन का फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब हुआ था उसमें विजेता रहे बेंगलुरु एफसी, और उसमें उप विजेता रहे मोहन बागान। तो ये आप याद रख सकते हैं कि 38 जो फेडरेशन का फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था उसमें विजेता है बेंगलुरु एफसी। फिर 33वां लीग फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब किसने जीता? रियल मैड्रिड ने। फिर ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़ रिपोर्ट में अगर आप देखें इसमें तो ये फ्रांस ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़ रिपोर्ट, ये स्वास्थ्य सेवा जो सूचकांक 2017 है उसमें इंडिया का क्या पोजीशन है? 154वां पोजीशन है। इसको पब्लिश किसने किया था? फ्रांस की पत्रिका लैंसेट ने प्रकाशित किया है इसको। 195 देशों का सर्वे हुआ था और इंडिया का जो पोजीशन है 154 है इसमें 2017 में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़ रिपोर्ट में। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़ रिपोर्ट स्वास्थ्य सेवा सूचकांक में 2016 में इंडिया का प्लेस था 143, अब हो गया 154। फिर आरबीआई ने पेटीएम को ये पेमेंट बैंक लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। इसका मुख्यालय पेटीएम का नोएडा में है और इसके संस्थापक यानी कि फाउंडर है विजय शंकर शर्मा। पेटीएम तीसरी ऐसी कंपनी बन गई जिसको कि पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला है। सबसे पहले इंडिया में पेमेंट बैंक कौन लाया था? एयरटेल। सेकंड पे इंडिया पोस्ट, और थर्ड पे पेटीएम। पेटीएम ने सॉफ्ट बैंक जो कि जापान की है उसके साथ $1.4 बिलियन का एग्रीमेंट किया है। उसमें सॉफ्ट बैंक ने $1.4 बिलियन का निवेश किया है। फिर संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO के हिसाब से, अब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भारत की रैंकिंग कितनी हो गई है? 24वीं रैंकिंग हो गई। 2014 में देखिए 41 थी, 2015 में 40, और 2016 में जो रैंकिंग आई वो 24वीं हो गई है। और UNWTO का मुख्यालय कहाँ पे है? मैड्रिड में। फिर एशियाई महाद्वीपीय ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2017 हुआ था चेंगतू चीन में, और इसमें स्वर्ण पदक जीता है आर वैशाली भारतीय हैं जो कि। पेटीएम को जो पेमेंट बैंक मिल गया उसके लिए पहली ब्रांच खोलेगा ये नोएडा में 400 करोड़ रुपए में। फिर अंडर 16 टूर्नामेंट में पहला ये जो अंडर 16 टूर्नामेंट में ये 13 शतक किसने मारा? स्वास्तिक चिकारा ने, 12 वर्षीय हैं ये, और 138 गेंदों में मारा है। 40 ओवरों का मैच था ये। उसके बाद 40 ओवरों के मैच में इन्होंने मार दिया है 13 शतक, 356 रन बनाए 138 गेंदों पे। उसके बाद दुबई पुलिस में शामिल हुआ है पहला रोबोकॉप, और ये रोबोकॉप मतलब किसी को भी देख के ही उसके इशारों को समझ लेगा और ये पता लगा लेगा कि खुश है कि उदास है। 1.5 किलोमीटर की दूरी से ये समझ सकता है सब कुछ, और इसकी लंबाई और ये सब दी हुई है। ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन रोबोकॉप ये ध्यान रखिए कि ये पूछा जा सकता है किस देश की पुलिस ने अभी रोबोकॉप शामिल हुआ है। तो रोबोकॉप किस देश की पुलिस में हुआ है? दुबई पुलिस में। 1.5 किलोमीटर से पहचान लेगा ये। फिर किन 2 भारतीयों को डॉग हैमरूल्ड पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये सेवा काल के दौरान ये जो अदम्य साहस प्रदर्शन के लिए तो ब्रजेश थापा और रवि कुमार को दिया गया है। कुल 117 लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर नेक्स्ट है कि किस भारतीय छात्र ने अमेरिका में वर्ष 2017 का इंटेल इंटरनेशनल साइंस अवार्ड जीता? प्रशांत रंगनाथन ने, और उनके प्रोजेक्ट का नाम था बायोडिग्रेडेशन ऑफ क्लोरीपीरीफोस और यूजिंग नेटिव बैक्टीरिया था। फिर ये कुछ डेज दिए हुए हैं। 15 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, थीम था इसका परीक्षा, शिक्षा और कल्याण। 17 मई को मनाया गया विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस, बिग डेटा फॉर बिग इम्पैक्ट इसका थीम था। 22 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि बायोडाइवर्सिटी डे, इसका जो थीम था जैव विविधता और दीर्घकालीन पर्यटन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जैव विविधता और दीर्घकालिक पर्यटन। 21 मई को संवाद और विकास हेतु विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया गया, और 21 मई को भारत में मनाया जाने वाला दिवस है कौन सा? आतंकवाद विरोधी दिवस।
तो 21 मई को ही, क्योंकि ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या की गई थी, इसीलिए उन्हीं की स्मृति में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं 21 मई को इंडिया में। फिर ये कुछ और हैं कि किस राज्य सरकार ने कैब में स्पीड गवर्नरों को स्थापित करना अनिवार्य कर दिया? दिल्ली में हुआ है ये। फिर दक्षिण एशियाई जूनियर टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ? कोलंबो में हुआ, और भारत ने इसमें 10 स्वर्ण पदकों के साथ टोटल 14 पदक जीते। फिर है इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, उसके फ्रेमवर्क संधि की पुष्टि करने वाला छठा देश कौन सा बन गया है? नाउरू। और ये विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र राष्ट्र है। देखिए आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया का इनिशिएटिव है। 2015 में जब पेरिस की समिट हुई थी, कॉप जो 21 हुई थी जो, उसी में भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था। मतलब जितने भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो कंट्री जहाँ पे सोलर जो लाइट होती है 365 में से 300 दिन तो रहती है कम से कम, तो वहाँ पे उन लोगों के लिए किया गया था, उन कंट्रीज़ के लिए। और उसमें छठा देश बन गया है जिसने इसकी पुष्टि की है, नाउरू। फिर 10वीं आइस हॉकी विश्व चैंपियनशिप खिताब के विजेता हैं स्वीडन और उप विजेता हैं कनाडा। नेक्स्ट है कि किसने स्काउट्स एंड गाइड्स पर बनी उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता की? हरीश मल्होत्रा ने की। फिर एमपी के सीएम ने किस नदी में होने वाला रेत खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया? तो नर्मदा नदी में रेत खनन पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया और इसके लिए एक समिति का भी गठन किया गया है और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं राजेंद्र शुक्ल। फिर अमेरिकी पॉप गायिका ये एरियाना ग्रांडे के संगीत कॉन्सर्ट में एक ये जो भयंकर विस्फोट हुआ था मैनचेस्टर, जो अभी हुआ था 2-3 दिन पहले, कल परसों ही हुआ था शायद, और ब्रिटिश शहर में हुआ। तो ये आप याद रखिएगा कि जो अभी मैनचेस्टर का ये ब्लास्ट हुआ है उस टाइम किसका कॉन्सर्ट चल रहा था? ये अमेरिकी पॉप गायिका हैं एरियाना ग्रांडे। ठीक है। और नेक्स्ट है फिर एशियाई महाद्वीप ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ है? चेंगदू चीन में। और इसमें आर वैशाली जो कि भारतीय हैं, ये इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। स्टेनलेस स्टील उत्पादक यानी कि स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूसर के मामले में इंडिया नंबर 3 पे हो गया है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। नंबर 1 पे स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूसर है चाइना, सेकंड पे आ गया भारत और इसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। और इंडिया में स्टील का अगर आप वो प्रोडक्शन देखें 2015 में था 30 लाख टन, 2016 में 33.2 लाख टन हो गया है। और ये जो फैक्ट है ये किसने, ये आंकड़ा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेनलेस स्टील फोरम ने जारी किया है। और इंटरनेशनल स्टेनलेस स्टील फोरम का सम्मेलन कहाँ पे हुआ? टोक्यो जापान में। फिर रिंगलिंग ब्रदर्स एंड बार्नम एंड बेली सर्कस, ये कहाँ पे हुआ था? अमेरिका का सर्कस है ये। तो इसका क्या नाम है? रिंगलिंग ब्रदर्स एंड बार्नम एंड वेली सर्कस, अमेरिका का सर्कस है और इसे विश्व के महानतम शो के रूप में प्रसिद्धि थी। ये 10 अप्रैल 1871 में स्थापित हुआ था और अब इसको बंद करने की घोषणा की गई। तो ये आप याद रखिएगा अगर ये क्वेश्चन आए कि कहाँ का सर्कस था ये, रिंगलिंग ब्रदर्स एंड बार्नम एंड वेली सर्कस, और ये बंद करने की घोषणा की गई। तो यूएसए का था, 146 वर्ष पुराना था ये। और अपना अंतिम शो इसने किया 21 मई को न्यूयॉर्क में। फिर IPL 10 का जो हुआ था उसमें आप जानते ही होंगे, क्रिकेट के तो आप लोग फैन हैं, तो विजेता उसमें बना है मुंबई, उप विजेता बनी है राइजिंग पुणे सनराइजर्स। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा हैं और मुंबई ने तीसरी बार ये पदक जीता है IPL में। इससे पहले 2013-15 में जीता था और 2017 का भी जीत लिया। फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था? राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। और IPL का ये पहला शतक भी इसमें लगाया था संजू सैमसन ने और हैट्रिक सैमुअल बद्री ने लगाई। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको मिला है? बेन स्टोक्स को, पुणे के हैं जो। और ऑरेंज कैप किसको मिला है? ऑरेंज कैप मतलब जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है, डेविड वार्नर को मिला है। और पर्पल कैप जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है वो मिला है भुवनेश्वर कुमार को। तो ये हो गई पूरी करंट अफेयर्स। अब यूपी स्पेशल अगर आप देख लें, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में सप्ताह में किस दिन को नो बैग डे घोषित किया? तो शनिवार को नो बैग डे होगा। इस दिन केवल पाठ्य सहगामी मतलब क्रियाकलाप कराए जाएंगे, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी। तो शनिवार को नो बैग डे घोषित किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में। फिर उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा जो अभी इलेक्शन के बाद बनी है, उसका पहला सत्र हुआ 15 मई को, 15 से 22 मई तक के लिए। फिर GST लागू करने वाला उत्तर प्रदेश कौन सा राज्य बन गया? 9th।
ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। यूपी पीसीएस वाले जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, यूपी बन गया है 9वां राज्य जिसने की जीएसटी लागू किया है। यूपी जीएसटी 2017 में ये प्रावधान है ये कि 5 करोड़ से ज़्यादा अगर होगा कर चोरी तो 5 साल का कारावास और जुर्माना, और 2 करोड़ से अधिक और 5 करोड़ से कम में कर चोरी पर 3 साल का कारावास और जुर्माना। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि प्रदेश के जितने भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल हैं उसमें मूलभूत सुविधाएं जो सेवाएं हैं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। फिर यूपी सरकार ने विद्यालयों में मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है, उसका नाम है माँ समिति, और इसमें 6 माताओं की समिति होगी मिड डे मील के लिए। फिर ये यूपी गवर्नमेंट ने जो एंटी रोमियो दल बनाया था इसका नाम दिया गया है नारी सुरक्षा बल है, ये इसका नाम अब हो गया है। और प्रतिवर्ष ये यूपी स्थापना दिवस की स्थिति को मनाया जाएगा अब 24 जनवरी को, तो ये आप याद रखिएगा 24 जनवरी को मनाया जाएगा यूपी स्थापना दिवस। यूपी में जीएसटी लागू किया जाएगा 1 जुलाई से। फिर ये लास्ट है कि यूपी के दिव्यांगों को प्रतिमाह कितनी पेंशन मिलेगी अब, जो अभी तक प्रतिमाह मिलती थी 300 अब मिलेगी 500, तो ये बढ़ोतरी की गई है, 1 अप्रैल 2017 से लागू मानी जाएगी दिव्यांगों के लिए। तो ये हो गई पूरी करंट अफेयर्स 14 मई से लेकर 21 मई तक की, और प्लस इसमें यूपी पीसीएस के लिए भी है करंट अफेयर। देखिए इसमें ज़्यादातर फैक्ट वाली चीज़ें हैं तो वो मैंने बता दी हैं आपको कि क्या क्या याद रखनी है। बाकी एसएससी सीजीएल आईबीपीएस बैंकिंग रेलवे और जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। राजकुमार जी के नोट्स थे। थैंक यू।